हमारा आज का कॉलम है अरब ममालिक का इम्तिहान बाय फेमस राइटर एंड एनालिस्ट मजहर अब्बास। आज एक बार फिर अरब ममालिक का इम्तिहान है। आज एक बार फिर हमलावर इसराइल और अमरीका है, जबकि निशाना 40 साल से इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करने वाला ईरान है। बात महज जंग बंदी की नहीं, जालिम को जालिम और जारह कहने की है। जंग बंदी के साथ साथ मुस्तकबिल की सफबंदी की भी ज़रूरत है। क्या इसराइल ने गजा में बमबारी रोक दी? क्या वहां आए दिन फलस्तीनी नहीं मारे जा रहे? क्या बैरूत या लुबनान एक बार फिर तबाही के दहाने पर नहीं पहुंच गए? ये और ऐसे ही बेशुमार सवालात हर जी शऊर इंसान के जहन में पैदा हो रहे हैं कि क्या दुनिया बशमूल अरब और इस्लामी ममालिक दुनिया को मुमकिना तौर पर किसी खौफनाक तसादुम से रोक सकते हैं? ऐसे में हाल ही में इस्लामाबाद में 4 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का इजलास ख़ास अहमियत का हामिल है। गो कि ये इब्तिदा है। एक माह से जायद शुरू होने वाली अमरीका इसराइल की ईरान से जंग में आने वाला हफ्ता या 15 दिन इंतहाई अहम है, और अगर पाकिस्तान की जंग रुकवाने की कोशिशें कामयाब होती हैं तो इस्लामी दुनिया में वाहिद एटमी ताकत की अहमियत और बढ़ जाएगी। बस फर्क करना है तो इतना कि एक तरफ एक सुपर पावर और उसकी कोख से जन्म लेने वाला बदतरीन दहशतगर्द इसराइल है, तो दूसरी तरफ कुर्बानियों की लाजवाल मिसालें कायम करने वाले ईरान है, जिसके सुप्रीम लीडर समेत सफ़े अव्वल की क़यादत ने जानों की कुर्बानी देकर अमरीका के रिजीम चेंज के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं होने दिया और साबित किया कि कौन मरकर भी जिंदा है और कौन मारकर भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। इस जंग ने मुझे एक बार फिर 1973 में अरब इसराइल जंग के बाद होने वाली तब्दीलियों की याद दिला दी, जब पहली बार उस वक्त की अरब और इस्लामी दुनिया को तेल के ताकत का एहसास हुआ कि उनके हाथ में एक इंतहाई मजबूत हथियार मौजूद है। बस इसको इस्तेमाल कैसे करना है, यही उनका असल इम्तिहान था। उस वक्त खुशकिस्मती से इन ममालिक की बेशतर क़यादत इसराइल ही नहीं, अमरीका के सामने खड़े होने की जुर्रत रखती थी। शायद यही वजह थी कि चंद माह बाद ही लाहौर में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई तो कोई 38 ममालिक के सरबराह मुमलिकत ने न सिर्फ शिरकत की, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर एक इस्लामिक ब्लॉक की दागबेल डाल दी गई। इस ब्लॉक की सरबराही भी उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हिस्से में आई, और चंद साल बाद जब उनको फांसी दी गई तो ये ओहदा उन्हीं के पास था। 1974 की इस इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में पहली बार पीएलओ को फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम और फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम किया गया। इस इत्तेहाद को अमरीका और इसराइली लॉबी ने पसंद न किया, जबकि कम्युनिस्ट रूस ने इसका खैर मकदम किया। इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के साथ ही इस गहरी साजिश का आगाज हुआ, जिसके तहत इसमें शामिल चंद इंतहाई मुतहर्रिक रहनुमाओं को या तो जिस्मानी तौर पर निशाना बनाया गया या रिजीम चेंज की कोशिशें शुरू हुईं। पाकिस्तान में ये दोनों कोशिशें कामयाब हुईं। एक मुंतखब हुकूमत का खात्मा ऐसे वक्त जब इलेक्शन पर हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक हो गया था। दोइम, भुट्टो की सजाए मौत और तकरीबन तमाम अहम इस्लामी और अरब सरबराहान मुमलिकत की अपीलें मुस्तरद। उसकी फांसी से वो तमाम काविशें मांद पड़ती चली गईं जो एक मजबूत इस्लामिक ब्लॉक के लिए 1974 के बाद से की जा रही थीं। आज से चंद साल पहले मैंने उस अमरीकी सिफारतकार का इंटरव्यू किया था जिसने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हेनरी किसिंजर और भुट्टो के दरमियान उस तल्ख मुलाकात और गुफ्तगू को सुना था, जिसमें भुट्टो को धमकी दी गई थी कि अगर पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम तर्क न किया तो उन्हें निशाने इबरत बना दिया जाएगा। अमरीका सिर्फ एटमी प्रोग्राम से ही परेशान नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के गैर जानिबदार ममालिक की तंजीम और थर्ड वर्ल्ड के इत्तेहाद में शमूलियत से उसको माजी का इत्तेहादी रूसी ब्लॉक में जाता नज़र आ रहा था। बस यूं समझें ये इब्तदा थी कुए यार से सूए दार के सफ़र की, जो 4 अप्रैल 1979 को तकमील तक पहुंचा। वो तारीख़ का तालिबे इल्म था और तारीख़ में ही जिंदा रहना चाहता था। उसको तारीख़ का इदराक था, इसीलिए डेथ सेल से लिखी जाने वाली अपनी किताब अगर मुझे कत्ल किया गया में उसने आने वाले वक्त में अरब और इस्लामी दुनिया को खबरदार कर दिया था। उसने लिखा, हमें पता है कि इसराइल के पास एटमी सलाहियत मौजूद है, भारत के पास मौजूद है, अगर नहीं है तो इस्लामी ममालिक के पास नहीं है, मगर अब ये तब्दील होने जा रहा है। एक और जगह लिखा, जब मैं हुकूमत से इस डेथ सेल में आया, पाकिस्तान ने ये सलाहियत हासिल कर ली है। इन 40 बरसों में दुनिया बदल गई। वो तमाम ममालिक निशाना बने जो फ़लस्तीनी कौज़ की हिमायत में खड़े रहे। उनको ये कहकर निशाना बनाया गया कि ये मुल्क हथियार बना रहे थे, जो कि वक्त ने साबित किया कि एक फ्रॉड था।
इराक, लीबिया, शाम और लुबनान तबाह कर दिए गए और अब निशाना ईरान है। हमारी खुशकिस्मती थी कि 1980 में अफ़गानिस्तान में रूस के आने के बाद पाकिस्तान अमेरिका की मजबूरी बन गया, जहां अफ़गानिस्तान के नाम पर न सिर्फ अरबों डॉलर्स मिले बल्कि एटमी प्रोग्राम भी जारी रहा और यूं 1998 में हम एटमी ताकत बन गए। आज गज़ा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर अरब और इस्लामी मुल्कों की खामोशी न सिर्फ इबरत का निशान है बल्कि ये उसी की अक्कासी कर रही है। अमरीका की पुश्त पनाही में जा रहे इसराइल ने ईरान पर यही कहकर हमला किया कि वो एटमी क़ुव्वत बने जा रहा था। बस ईरान के जवाब ने इन दोनों को लाजवाब कर दिया और इसकी पोशीदा हिकमत अमली की दुनिया दाद दिए बगैर न रह सकी। पाकिस्तान एक बार फिर मेज़बान है और मेहमान है अरब ममालिक। गो कि ये 4 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा का इजलास था, मगर इन कोशिशों को ईरान, रूस, चीन और ख़ुद अमरीका की हिमायत भी हासिल रही। अलबत्ता ये एक सख्त इम्तिहान है कि अव्वल अमरीका और ईरान मुज़ाकरात पर तैयार होंगे और अगर ऐसा होता है तो किन शराइत पर। दोयम, क्या डोनाल्ड ट्रंप और सबसे अहम नेतन्याहू किसी भी मुआहदा को अमली शक्ल देने पर तैयार होंगे? हमारे सामने गज़ा का तजर्बा मौजूद है। बहरकैफ हर जंग का इख्तिताम तबाही के बाद मुज़ाकरात पर ही होता है। बस देखना ये है कि किसका कितना नुकसान होता है। कौमें अपने इत्तेहाद और तहज़ीब पर साबित कदम भी रहती हैं और दोबारा खड़ी भी हो जाती हैं। बस यही ईरान की ताकत है। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.